नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने पिछले जो वीडियोज़ हैं उन पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। तो उससे एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हम भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट इकट्ठा करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाएं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और हम भी आपकी पूरी मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हम एक और साहित्यकार को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं श्रीमती देवकी मेहरा को। ये उत्तराखंड की एक ऐसी साहित्यकारा हैं, एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने कुमाऊनी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कह सकते हैं कि कुमाऊनी बोली और हिंदी भाषा दोनों में ही लेखन कार्य किया है। तो इनके बारे में जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें दोस्तों। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इनका जो जन्म है 26 मई 1937 को कठौली लमगड़ा कठौली गांव है लमगड़ा इलाके में, और जो ज़िला है वो है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये कुमाऊं की रहने वाली हैं। और जो इनका जन्म है ना, वो बेसिकली उनके ननिहाल में हुआ था। इनका जो मूल गांव है वो धैना गांव है बागेश्वर में। ठीक, और लेखन इन्होंने किया है हिंदी एवं कुमाऊनी दोनों में ही। ठीक है, आगे हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और इनके बारे में प्रमुख तथ्य जानेंगे। और इनका जो बेसिकली जो ये पेशेवर उनका अगर जो पेशा हम कहें तो ये पेशे से एक शिक्षिका रही हैं और अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। और जो उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे हैं उनको ही उसी का परिणाम है कि ये एक लेखिका बनी। उन्हीं अपने जीवन के जो सुख दुख हैं उनको उन्होंने कलमबद्ध किया और उसके बाद वो एक साहित्यकारा के रूप में, एक लेखिका के रूप में उभर कर आई। तो अपनी पीड़ा को इन्होंने अपनी कलम का माध्यम बनाया और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो देखो, इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे, इनका एक खंड काव्य है जिसका नाम है अशोक वाटिका में सीता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। और किस विधा की रचना है ये? तो ये एक काव्यात्मक काव्य विधा की है, यानी कविता है। और कविता के अंदर खंड काव्य में ये लिखा गया है। ठीक है, और इनके जो 3 हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसका नाम है प्रेमांजलि। ठीक है, इसमें मतलब जो प्रेमांजलि है उसमें 3 कविता संग्रह समाहित हैं। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, स्वाति 1988 में इन्होंने लिखा था। और नव जागृति भी ये इनके क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक, ये ध्यान आप रखेंगे। इसके बाद देखिए, अगला है एक उपन्यास इनका जो फेमस रहा है, सपनों की राधा। तो देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं पौराणिक जो हमारे पात्र रहे हैं उनको लेकर के, जो हमारे ऐतिहासिक तो नहीं कहेंगे, पौराणिक ही कहेंगे, तो उनको लेकर के जो हमारे धार्मिक पात्र हैं, राधा है, सीता है, इनको लेकर के अपने मन के, इनके ज़रिए मतलब अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अशोक वाटिका में सीता, तो अशोक वाटिका में आप लगा सकते हैं सीता के मन में क्या दुविधाएं रही होंगी, किस प्रकार से उसके मन में भावनाएं रही होंगी, तो उसको लेकर के और सीता को उन्होंने अपने मन की भावनाओं से जोड़ते हुए ये खंड काव्य लिखा है। ठीक है, वैसे ही एक उपन्यास लिखा है इन्होंने, सपनों की राधा। तो ये भी कुछ मिलता जुलता है। 1982 में इसका प्रकाशन होता है। और कहानी इन्होंने, एक कहानी है इनकी जो फेमस रही है, पछतावा, एक कहानी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब इनके कुमाऊनी भाषा के जो कविता संग्रह हैं उसमें एक कविता जो है बहुत फेमस रही है, निशास। इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निशास जो है देवकी मेहरा जी ने किस भाषा में लिखी है, तो आप कुमाऊनी को ध्यान रखेंगे, है ना। निसास लिखा है 1984 ईस्वी में। ठीक, और देखिए, इस कविता के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है, जिसका नाम, जो कि देखिए हिंदी संस्थान का जो सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार है, और इसी रचना के लिए प्रकाशन भी 1984 में हुआ है और ये पुरस्कार भी इनको 1984 में ही प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप देख पाते होंगे, आप अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट वाला फ़ोल्डर खोलिए, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख देते हैं। लेकिन हम स्वयं इतने मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि हम उस स्क्रीनशॉट को सिर्फ स्क्रीनशॉट तक ही रहने देते हैं, हम उसको दोबारा कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा मत करिए। मेरे हिसाब से आप को एक ट्रिक बताती हूँ कि याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लंबे समय तक इसको अपनी परीक्षा तक या उससे बाद तक भी रख सकते हैं। आप अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जैसे जैसे चीज़ें मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि मैंने खुद बहुत कम चीज़ें इसमें नोट की हैं, और वही चीज़ें मैंने नोट की हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती तो उनका पूरा जीवन, पूरा रचना, उनका पूरा व्यक्तित्व क्या था, कैसा था, सब बता सकते थे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, तो हम उसको फालतू में क्यों लिखें। हाँ, नॉलेज के लिए आप थोड़ा एक नज़र मार सकते हैं, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत कम चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें से भी आप छाँट छाँट के लिखोगे तो वो फिर तब आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो जो चीज़ें मैंने यहाँ नोट की हैं, आप भी अपनी कॉपी पे वही चीज़ें नोट कीजिए और उनको बार बार पढ़िए, ताकि वो आपको याद रहें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आपके लिए आसानी होगी कि आप कॉपी पेन लेकर के उसे याद करें, है ना। लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो देखिए, कुमाऊं गौरव सम्मान इनको 1986 में मिला था। आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा निधि प्रदत्त सम्मान भी इनको मिल चुका है। अरुणोदय संस्था द्वारा हल्द्वानी, जो मैं अरुणोदय संस्था जो है हल्द्वानी में है, और उनके उस संस्था के द्वारा भी इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो प्रमुख स्वर है, जो इनकी रचनाओं का स्वर है, वो क्या है, नारी जीवन की पीड़ा। ठीक है, मैंने बताया ना, इनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, कई सुख दुख, वो तो हर किसी के जीवन में आता है। तो लेखिका ने क्या किया, उसको एक विशिष्ट रूप दे करके अपनी कलम, अपनी लेखनी का माध्यम बनाया है ना। तो बेसिकली इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो लिखा है वो नारी जीवन की पीड़ा पर लिखा है, और इसके साथ ही इन्होंने जो अन्य विषयों पर लिखा है वो है बेरोजगारी, किस तरह से उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी है, गरीबी के ऊपर लिखा है, भ्रष्ट राजनीति पर लिखा है, और अशिक्षा के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तो ये इनके विषय रहे हैं, अन्य विषय, लेकिन बेसिक जो सबसे प्रमुख विषय है वो क्या है, नारी जीवन की पीड़ा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में आप नोट करिए, इन्हें कुमाऊं की महादेवी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं की महादेवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इनको कुमाऊं, देखो जिस प्रकार से, अब क्यों कहा जाता होगा इन्हें कुमाऊं की माँ, क्योंकि महादेवी वर्मा के बारे में यदि आपने पढ़ा हो तो उन्होंने भी क्या है, बहुत मतलब अपने जीवन से संबंधित, उनका जीवन भी हमेशा एक सन्यासी जीवन रहा है, एक त्यागमय जीवन रहा है। एक अच्छे घर से होने के बावजूद, एक अच्छे ससुराल या अच्छे घर में ब्याह होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा कैसा, एक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। तो उसी जीवन को उन्होंने फिर अपनी लेखनी में, हमेशा एक सफ़ेद साड़ी में वो रही हैं, पूरा जीवन एक सफ़ेद साड़ी में गुजारा, पति के होने के बावजूद, परिवार के होने के बावजूद, तो बहुत सिंपल साधारण जीवन उन्होंने जिया है। तो उसी को उन्होंने फिर अपनी लेखनी का माध्यम बनाया है ना। तो वैसे ही इन्होंने भी सन्यासी जीवन तो नहीं जिया, लेकिन लेखन जो कार्य किया है वो महादेवी वर्मा के जैसा ही किया है। वही भावनाएं इनकी कविताओं में भी मिलती हैं जो महादेवी की यहाँ मिलती हैं। तो इसीलिए उनको, इनको उनकी शैली का होने के कारण ही कुमाऊं की महादेवी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देवकी मेहरा के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको नोट डाउन करिए, पढ़ते रहें, बार बार पढ़िए, पूछा जा सकता है। और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो उसे भी मुझे ज़रूर बताइए। और प्रयोजन मूलक हिंदी, कई लोग कह रहे थे कि मैम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ा दीजिए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी पर ही अगला वीडियो बनाऊँ। तो क्या आप लोग प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद ही मैं आपको वीडियोस दूंगी उस पर। और भी कोई टॉपिक है जो आपको टफ़ लगता है या समझ में नहीं आता है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, टाइम बहुत कम है, और अगर मैं एक तरफ से स्टार्ट करूँ हिंदी साहित्य, तो आप लोगों का मतलब पूरा 1 साल हमें चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य आप सब जानते हैं बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना।
तो हर चीज़ को हम अगर एक सिरे से लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी आपके पेपर तक। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए, उससे मुझे एक आइडिया आएगा कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, कौन सा टॉपिक है जिस पर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है या कहीं से भी आपको मैटर नहीं मिल रहा है। तो मैं उस पर आपको मदद करूँगी, उस पर आपके वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे जो टॉपिक मेरे नोट्स में है, जो मेरे पास है, मैं उनसे आपको वीडियो देती रहूँगी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, इतना ही था। आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।